अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त मुज़फ़्फ़र मिर्ज़ा। दोस्तों, आज आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सब कश्मीरी इस बात को सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आपको पता है कि जब तक़सीम हिंद हुआ और 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के मामले में झड़प शुरू हुई या जंग शुरू हुई या जो भी मामला हुआ, तो उस वक़्त इंडिया मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया था और अक़वाम मुत्तहिदा ने ये मामला टेक ओवर करते हुए इसे कश्मीर की आवाम की राय के मुताबिक हल करने का वादा किया था। और इस मिशन की तकमील के लिए या इस मिशन की आगाज़ के लिए या इस मामले को हल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने उस वक़्त एक अमेरिकन नेवी के जो ऑफिसर थे, मिस्टर नीमेंट, चेस्टर नीमेंट उनका नाम था, तो उनको नॉमिनेट किया था कि आप इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मसला कश्मीर के बारे में जो अवाम की राय है उसके बारे में आप मालूमात करें। लेकिन बदकिस्मती से उस वक़्त मिस्टर चेस्टर नीमेंट उन्होंने ये काम करने से इनकार कर दिया, जो भी वजह थी इनकार कर दिया। ये 1950 की बात है। और मुझे आज एक मेरे इंतहाई करीबी दोस्त जनाब मोहम्मद ज़राइत शाहिद साहब, जो वकील हैं और अजीरा से उनका तल्लुक़ है, उन्होंने आज एक पोस्ट किया और उन्होंने लिखा है कि मिस्टर मुज़फ़्फ़र, ये देखो कि पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस कश्मीरियों के साथ क्या कर रहा है। मुझे ये देख कर हैरानगी हुई कि जनाब मलिक नदीम आबद साहब हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हैं। उन्होंने 92 न्यूज़ को एक इंटरव्यू देते हुए इस बात का इंकशाफ किया है कि उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म साहब हैं, निगरान वज़ीर आज़म साहब काकड़ साहब, उनको एक ख़त लिखा है और उस ख़त में उन्होंने जनाब काकड़ साहब को ये तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई है कि पाकिस्तान 1950 से लेके आज तक मिस्टर चेस्टर नीमेंट जो नुमाइंदा था उसने इनकार कर दिया था और ये पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी थी, पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस की ज़िम्मेदारी थी कि वो अक़वाम मुत्तहिदा से रिक्वेस्ट करे कि इसके बजाय कोई दूसरा नुमाइंदा मुंतखब किया जाए, जो आज तक नहीं हुआ है। दोस्तों, सुनकर मुझे हैरानगी हुई, मुझे खुद मालूम नहीं था, सच्ची बात है, मुझे भी मालूम नहीं था। लेकिन ये जो मिस्टर नदीम आबद साहब हैं, मलिक नदीम आबद साहब, उनकी जब वो मुझे रेफरेंस दिया जनाब ज़राइत शाहिद वकील साहब ने, तो मैं गूगल पे गया, गूगल किया और जब मैंने सॉर्ट आउट किया तो वाकई यही मामला था। तो मुझे दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। तो मैं कश्मीरियों से सिर्फ इतना ही कहूँगा, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर और चाइना के मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को यही कहूँगा कि दोस्तों, पाकिस्तानी लीडर हम कश्मीरियों को एक रेवड़ की तरह डील कर रहे हैं। वो चरावे हैं, चरावा जब सीटी मारता है तो बकरियों का पूरा रेवड़ उसके पीछे चला जाता है। पाकिस्तान में बहुत सारे चरावे आए हैं, जिनमें जनरल अयूब सबसे बड़ा चरावा था, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो चरावा आ गया, उसके बाद ज़ियाउल हक चरावा आ गया, उसके बाद नवाज शरीफ आ गया, फिर बेनज़ीर का दौर आया, वो भी समझो इसी तरह, फिर मुशर्रफ साहब चरावा आ गया, फिर नवाज शरीफ आ गया, फिर जरदारी आ गया, उसके बाद हमारे सफ़ीर कश्मीर, ओए होए होए होए, क्या बात है, सफ़ीर कश्मीर जनाब अब्दुल क्या नाम है, इमरान खान साहब आ गए। ये सब चरावे हैं और कश्मीरियों को बकरियों की तरह डील कर रहे हैं। और हम कश्मीरी क्या हैं, मैं बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, हम दलाल हैं, हम दल्ले हैं। हम क्या हैं, दल्ले हैं। जब पाकिस्तान से उठ के ना कोई भी लीडर आता है, आवाज़ लगाता है, ओ ये हम कश्मीर के लिए हज़ारों साल लड़ेंगे, हम सफ़ीर कश्मीर हैं, हम कश्मीर की आज़ादी के लिए खून का आखिरी कतरा बहा देंगे, ये सब फर्जी नारे लगाकर हम कश्मीरियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जब थिएटर में एक आता है ना, अदाकार आता है, अपनी अदाकारी करता है, वो अपनी अदाएँ दिखाता है और वाह 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 होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, कश्मीरियों, ख़ास कर कश्मीरियों, 3 मुल्कों के ज़ेरे असर पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के मकबूजा कश्मीरियों, कान खोल के सुन लो,
ہم لوگ کیا ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، 73 سالوں سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور آج تک جو معاملہ اقوام متحدہ میں پڑا اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کوئی نمائندہ ہی نہیں ہے۔ مجھے بڑی امید تھی، میں نے پروگرام دیکھا جناب ملک ندیم عابد صاحب کی وہ گفتگو سنی تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ کس پر؟ دو بندوں پر بہت افسوس ہوا۔ ایک ہمارے جناب شہید بے نظیر بھٹو کے نوجوان سال وزیر خارجہ جناب پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، چھوڑو، بلاول بھٹو جنداری صاحب، اس پر لوگوں کو کیونکہ اس کے نانا نے کشمیر کے لیے نعرہ لگایا تھا، صرف نعرہ ہی لگایا تھا کہ ہزاروں سال لڑیں گے، لڑا وہ بھی نہیں، کیونکہ اگر وہ لڑنا ہوتا اس نے تو یہ نمائندہ مقرر کرتا۔ وہ بڑا بولنے والا وزیر خارجہ رہا ہے، وہ وزیر خارجہ رہا ہے، پھر وزیر اعظم پاکستان رہا ہے۔ ایوب کے دور میں کشمیر کا مسئلے کو ایشو بنا کے اس نے اپنی پارٹی بنا دی، لیکن کشمیریوں کے لیے کیا کیا؟ خاک، کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد مجھے افسوس ہوا ہے جناب عمران خان پر، ان کے چاہنے والے وہ کہتے ہیں جی خان صاحب سفیر کشمیر ہیں۔ خاک سفیر کشمیر ہے؟ 3 سال 4 سال اللہ نے اسے بھی توفیق دیا، کیا اس کو ایز اے وزیر اعظم یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمارا اقوام متحدہ میں کوئی نمائندہ نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا اس نے بھی۔ اور اس کا وزیر خارجہ وہ جو گدی نشین ہے، جو گدیوں پہ لڑتا ہے، جو چندے مانگنے پہ لڑنے والا، وہ کیا نام ہے اس کا، شاہ محمود قریشی، اس دلے کو بھی نہیں پتا تھا کہ کشمیر کا کوئی نمائندہ نہیں ہے۔ اس کو بھی چھوڑو، یہ بلاول کو نہیں پتا تھا، اس کو بھی دفن کرو، بلاول کو بھی، یہ بھی سارے ایک ہی ہیں۔ کیا جنرل ضیاء الحق کو کوئی پتہ نہیں تھا؟ اور وہ جو نواز شریف صاحب، میں کشمیر کا بیٹا ہوں، اور کشمیری پاگل ہوتے جاتے ہیں، یہ کشمیری ہے جی، ہم اس کے لیے جان دیں گے، خاک جان دیں گے۔ کیا اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ کشمیر کا کیس لڑنے کے لیے اقوام متحدہ میں کوئی نمائندہ ہی نہیں ہے؟ دوستو کشمیریوں، مجھے پتہ آپ ناراض ہو گئے، مجھے پتہ آپ کے دل آزاری ہوتی ہے تو ہو جائے، ایز اے قوم ہم دلے ہیں، ہم بکریاں ہیں، یہ چراوے ہمیں ہانک رہے ہیں، جس طرف اپنے مفادات ہوتے ہیں ہمیں لے کے چلے جاتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جناب ملک ندیم عابد صاحب کو کہ انہوں نے کم از کم 75 سالوں کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے بھی جتنے بھی چراہوے پاکستان میں آئے ہیں، جتنے بھی دلال پاکستان میں آئے ہیں، جتنے بھی اداکار پاکستان کے تھیٹر، پاکستان کے اسمبلی کے تھیٹر میں آئے ہیں، سب کو خط لکھے ہیں، لیکن کسی کے کوئی کچھ بھی انہوں نے کچھ بھی عمل نہیں کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ نگران صاحب بھی کچھ نہیں کریں گے، انہوں نے 2-3 تجاویز بھی دی ہیں کہ اقوام متحدہ کے ستمبر میں جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ہو رہا ہے، اجلاس ہو رہا ہے، اس میں جا کر آپ اس معاملے کو اٹھائیں۔ نہیں اٹھائیں گے بھائی، کوئی نہیں اٹھائے گا۔ ہم کشمیریوں کو خود کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جتنی بھی غیر ریاستی جماعتیں کشمیر پہ قبضہ کی ہوئی ہیں، ان سب کو ہم کشمیریوں کو ایک ہونا پڑے گا، ان سب کو نکال باہر پھینکنا پڑے گا۔ دیکھو ہم کشمیری، پانی ہمارا ہے، جنگل ہمارے ہیں، بجلی ہماری ہے، کھاتے وہ ہیں، کھائیں جی ٹھیک ہے، کھائیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہمیشہ کھلاتے ہی رہتے ہیں، کھائیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے بھی تو کچھ کریں نا۔ کیا کیا انہوں نے، سب لیڈروں نے 75 سالوں میں؟ قائد اعظم نے ایک قربانی کر دیا ہم پر، کشمیر پاکستان کی شارک ہے، آگے وہ بھی نہیں بڑھے، بس اتنا انہوں نے قربانی کر دی، کشمیر کو پاکستان کی شارک قرار دے دیا، واہ جی بلے 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 ہو گئی ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ تو کشمیریوں جاگو جاگو جاگو، یہ بکریوں والی زندگی سے باہر نکلو، عملی زندگی میں آؤ، دیکھو پہچانو ان اداکاروں کو۔ پاکستان کی اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں جو سٹیج ڈرامہ لگتا ہے، وہاں ہر 5 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد اداکار بدل کے آ جاتے ہیں، سارے کشمیر کا سودا کرتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا ہے وہ سدا بہار کشمیر کمیٹی کا چیئرمین مولانا فضل الرحمان، کتنے فنڈز اس نے کھائے ہیں کشمیر کے نام پہ، کشمیر کمیٹی کا سدا بہار چیئرمین رہا ہے وہ۔ کیا کبھی زندگی میں وہ باہر جا کر یا اقوام متحدہ میں جا کر کشمیر کا معاملہ مقدمے پہ لڑا ہے؟ وہ کتنے فنڈز کھائے ہیں؟ کیا اس کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ کشمیر کے مسئلے پہ جو ہمارا حقیقی نمائندہ ہونا چاہیے اقوام متحدہ میں، وہ بھی نہیں ہے؟ عمران خان صاحب آئے، ان کی سنجیدگی دیکھو، انہوں نے امور کشمیر کا وزیر کس کو لگایا، جس کو نہ دن میں ہوش ہوتی ہے نہ رات کو ہوش میں ہوتی تھی، وہ ہوتا ہی بھی ہوش ہے، کبھی اس کو ہوش ہی نہیں تھا۔ اور غیر سنجیدگی عمران خان کی اس مسئلہ کشمیر میں کی دلچسپی یہ دیکھو کہ ایسا شخص جس کا کردار، جس کی عمل وہ قابل اعتراض ہے، اس کو وزیر امور کشمیر لگا دیا اس نے۔
लेकिन क्या बस ठीक है, कश्मीर के नाम पे फंड्स, पूरी दुनिया से फंड्स इकट्ठे करो, ओवरसीज कश्मीरी यहाँ से पैसे भेजें और पाकिस्तान के ये स्टेज के अदाकार वो खाएं, मज़े करें, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर हो जाएं और हम कश्मीरी जाएं जहन्नम में। ये हमारा भी कसूर है, हम कश्मीरियों का भी कसूर है, हम सोए हुए हैं। हमें जगाने वाला मकबूल भट्ट ने झंझोड़ा, हम नहीं जाग सके। अमानुल्लाह खान ने झंझोड़ा, हम नहीं जाग सके। यासीन मलिक ने हमको झंझोड़ा, हम नहीं जा सके। हम भागते हैं पीछे, वो आते हैं, नारे लगाते हैं, गैर रियासती जमातों वाले, वो मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, पता नहीं तारीख इंसाफ के क्या, वो जमात इस्लामी, ये आते हैं, सारे आते हैं, नारे लगाते हैं, बरादरियों के नाम पे हमें तकसीम करते हैं। ये राजा साहब की पीपल पार्टी है, ये चौधरी साहब की मुस्लिम लीग है, ये खान साहब की तारीख इंसाफ है, और ये मलिक साहब की तारीख इंसाफ है, ये फलां साहब की फलां जमात है, और हम उनके पीछे भागे जाते हैं। हम भूल गए हैं बासियत कश्मीरी अपने फ़राइज़, और इसीलिए अल्लाह ताला ने हम पे अजाब नाज़िल किया हुआ है। और वो कौमें कभी नहीं बदल सकती हैं जिनकी जो अपनी हालात खुद नहीं बदलती हैं। तो कश्मीरियों, मैं बड़े ही क्या कह दर्द के साथ आपसे कह रहा हूँ कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में अपने आप को इंसान साबित करो। भेड़ बकरियां हम नहीं हैं। हम वो चरावे जो सीटी मार के हमें पीछे ले जाते हैं, ये मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर, ये सब चरावे हैं, ये सब अदाकार हैं, हमें आपने पीछे लगाया हुआ है। जागो, ये जागने का वक्त है, ठीक है। ये जो 5 सितंबर को आपने थोड़ा सा अपनी बेदारी का मुजाहरा किया था, इसे कैरियन करो। आने वाले दिनों में मुकदमा कश्मीर जो है, वो जिस तरह मलिक आबद साहब ने, मलिक नदीम आबद साहब ने ये इशू उठाया है, इस इशू को हाईलाइट करो, सोशल मीडिया पे लेके जाओ। पाकिस्तान के ये जो दल्ले हैं, ये जो बैठे हुए असेंबलियों में, उनके कानों तक ये बात पहुंचाओ, पाकिस्तान के वजीर खारजा तक ये बात पहुंचाओ। और मुझे पूरी उम्मीद है जनरल आसम मनीर से कि ये बात अब सोशल मीडिया पर आने लगी है। तो जनरल आसम मनीर साहब, अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़े मर्तबे पे फायज किया है। आपके कंधों पे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो मैं पहले भी कहा है कि कम अज़ कम पाकिस्तान को करप्शन से बचाओ, और साथ ही ये आपने निगरान वज़ीर आज़म साहब को ये भी बताओ कि जब ये अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में अजलास में जाएं, तो वहाँ कम अज़ कम बात तो करें ना कि हमारा नुमाइंदा ही नहीं है। जनरल साहब, खुदा का वास्ता है, आप हाफ़िज़ कुरान भी हैं, आप दीन को समझते हैं, आपका कश्मीर के साथ आपका रिलेशन भी है, तो अल्लाह का वास्ता है, कम अज़ कम इस मसले को आपने दौर में एक नुमाइंदा तो मुकर्रर करा के जाए। आज़ादी होगी ना होगी, कम अज़ कम हमारा कोई आवाज़ उठाने वाला तो वहाँ हो ना। तो मैं तमाम कश्मीरियों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मसले को सोशल मीडिया पे उठाओ, इसको ट्रेंड बनाओ। और मुझे उम्मीद है कि कश्मीरी बहुत ही बाशऊर कौम है, तो वो इस मसले को उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। और मैं माज़रत करता हूँ कि मैंने कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इसे माफ़ करेंगे। और मैं आखिर में सब कश्मीरियों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपने तमाम दोस्तों से, तमाम बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कराना ज़रूरी है। मैं मुस्तक़बिल में कश्मीर के बारे में बहुत ही अहम मालूमात आप तक लाने वाला हूँ, जिनका ना मुझे पता है ना आपको पता है। मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं सारे मामलात को देख रहा हूँ। कश्मीर का मामला, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहाँ लूज़ कर रहा है, इंडिया कहाँ विन कर रहा है, क्यों इंडिया, हर मुल्क में इंडिया को पिज़राई मिल रही है। इस मामले में मैं आने वाले हफ्तों में बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम आपको बताऊंगा। और मैं आखिर में फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, मेरी मदद करो, मुझे हेल्प करो मैं कश्मीर के मामले को उठाने के लिए। जब तक ये मेरा चैनल ये एस्टेब्लिश नहीं होगा, तब तक बहुत सारे लोगों तक मेरी आवाज़ नहीं जाएगी। और आप लोग मेरी मदद करो, मेरी आवाज़ कश्मीरियों तक, बैनुल-अक़वामी दुनिया तक, ओवरसीज़ कश्मीरियों तक पहुँचाने में मेरी मदद करो। अल्लाह आपको आमीन नासिर होगा। मैं कल आपको फिर एक नए मालूमाती प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। मैं आखिर में फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे मसला कश्मीर उजागर करने में मेरी मदद करो। वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।